Hello students, class 10, once again I am here. I was telling the history, question and answer of the chapter Nationalism in India. Question and answer I was telling the video 5. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन था व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये क्वेश्चंस आप लिख चुके होंगे आई होप। तो इसमें हमने लिखा था कि किस तरह से जो जनरल रॉलेट एक्ट में जो पीपल की जो प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। तो गांधी जी ने जैसे पूरे देश भर में ये हड़ताल चलाया, हड़ताल ऑर्गेनाइज की और वो अरेस्ट हो गए। और किस तरह से पंजाब में भी सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, जिसके अपने फेमस लीडर को फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, एक पोसेशन चलाया और अपने नेता को छोड़ने की डिमांड करने लगे। और इसके लिए अपने फेमस लीडरों के लिए वो एक पब्लिक मीटिंग करी जलियांवाला बाग में उन्होंने 13 अप्रैल को, जिस कारण से हजारों लोगों को मरना पड़ा। और जनरल डायर ने जो मीटिंग कर रहे थे पीसफुली अमृतसर जलियांवाला बाग नामक बाग में, वहाँ पर जनरल डायर आ धमका और इनोसेंट लोगों को गोली से भून दिया। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही ये न्यूज़ थी जलियांवाला बाग की वो फैल गई, क्राउड टुक द स्ट्रीट, जो भीड़ थी वो कहाँ आ गई, सड़कों पर आ गई। इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, उत्तर के शहरों में, देयर वेर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस, और ये जो हड़तालें थी वो पुलिस के साथ इनका टकराव हुआ, क्लैश हुआ और अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। लोग इतने एग्रेसिव हो गए, इतने वायलेंट हो गए कि फाइनली पीपल ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर हमला करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 6 अप्रैल 1930 से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया था। सॉल्ट मार्च के साथ सॉल्ट मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 से। तो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो इसमें जो महिलाएं थी उसकी क्या भागीदारी रही, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है महिलाओं ने क्या रोल निभाया, क्या भूमिका निभाई। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं हिंदी में इसे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वुमेन्स ने बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाई। हजारों की तादाद में महिलाएं इस आंदोलन में शरीक हुई। ड्यूरिंग द मूवमेंट, दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग द मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम, हजारों की तादाद में जो महिलाएं थी अपने घरों से वापस आई एंड टू लिसन टू गांधी जी, गांधी जी को सुनने के लिए, क्योंकि गांधी जी नमक यात्रा शुरू कर रहे थे। एट दैट टाइम व्हेन द गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च एंड ड्यूरिंग दैट टाइम गांधी जी व्हेन केम, तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम फ्रॉम देयर होम टू लिसन द गांधी जी, गांधी जी को सुनने के लिए कई सारी जो महिलाएं थी वो घरों से निकल आई और गांधी जी को सुनने लगी, उनके विचारों को सुनने लगी। थर्ड पॉइंट, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ एंड लीकर शॉप। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में यानी जो विरोध हो रहा था, जो बहिष्कार हो रहा था, इसमें हिस्सा लिया, मार्चेज किए एंड मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, और नमक का उत्पादन किया, एंड पिकेट फॉरेन क्लोथ, और जो फॉरेन क्लोथ थे और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की, यानी कि उनकी घेराबंदी की। तो किस तरह से महिलाओं ने नमक का उत्पादन किया होगा और जितने भी ये विरोध चल रहा था इस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया, और फॉरेन क्लोथ के लिए और लीकर शॉप की दुकानों की पिकेटिंग की। महिलाओं ने अपने घरों से अपने बच्चों को लेकर वो सड़कों पर आ गई। और एक चित्र देखा जा सकता है, एक फोटोग्राफ देखी जा सकती है हमारी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें कि जो पुलिस है वो ब्रूटिलिटी के साथ इन वुमेन्स पर क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है। मैनी वेर पुट टू जेल बाय द पुलिस, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जेल में जाना पड़ा, डंडे खाने पड़े, और बच्चों के साथ ही इनको हवालात में बंद कर दिया।
यानी कि करीब 1 लाख से ज़्यादा सत्याग्रहियों को ऐसा कहा जाता है कि जेल में डाल दिया था। इतनी महिलाओं को जेल कम पड़ गई थी और लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। मैनी वेर पुट टू जेल बाय द पुलिस, और इन पर ब्रूटलिटी का अपना कर रही थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस। जैसे ही गांधी जी के आह्वान पर वो मूव्ड, यानी कि गांधी जी के आह्वान पर वो इस ओर मुड़ी। दे बिगेन टू सी सर्विस, वो क्या देखती थी? एक सेवा के रूप में देखती थी। टू द नेशंस एज अ सीक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन, राष्ट्र की सेवा करना एक महिला का एक पवित्र कर्तव्य समझती थी। वो उन्हें ऐसा महसूस होता कि अगर वुमेन्स एक मूवमेंट्स करती हैं या मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, एजिटेशंस करती हैं, ब्रूटलिटी अगेंस्ट द ब्रूटलिटी एक्ट ऑफ बाय द ब्रिटिशर्स। जो सॉल्ट था, सॉल्ट में भी टैक्स लगा दिया था। जो फॉरेस्ट लॉ थे वो लागू कर दिए थे। फॉरेस्ट लॉ से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके लिए कितनी मुश्किलें आ गई थी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के कॉल पर वो एक राष्ट्र की सेवा के रूप में इसे देखती थी, एज ए सीक्रेट ड्यूटी। और हर महिला का ये सीक्रेट ड्यूटी मतलब होता है एक पवित्र कर्तव्य, यानी कि एक अच्छा कर्तव्य के रूप में उसे देखा जाता था। तो हमने ये देखा कि महिलाओं ने किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को सपोर्ट किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यू हैव रिटर्न। डिस्क्राइब व्हाई डिड द रिच पीजेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। ये कहता है डिस्क्राइब को रहने देना। Why did the rich peasants of उत्तर प्रदेश and गुजरात join the civil disobedience movement? आखिर जो धनी किसान जो थे उत्तर प्रदेश और गुजरात के, उन लोगों को क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन दैट कि जो धनी किसान जो थे उन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था बड़े पैमाने पर? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे आप, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स। जो कंट्री साइड था, अगर हम बात करें, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज जो थी, लाइक द पतिदास ऑफ गुजरात, जैसे गुजरात के पतिदार थे, जो किसानों धनी किसानों का जो समुदाय था, कम्युनिटीज थी, चाहे गुजरात के पतिदार हो या एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश के जाट हो, दे बोथ वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट। जहां अगर कभी भी रिच पीजेंट्स की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश के जो जाट होंगे और गुजरात के पतिदारों का ये नाम लिखना मत भूलना कि इन लोगों ने, इन कम्युनिटीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बिकॉज दे सफर द मोस्ट ड्यूज टू इकोनॉमिक डिप्रेशन। किन्होंने पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में क्योंकि दे सफर द मोस्ट ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन। उन्होंने बहुत सारे जो ड्यूज थे, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक मंदी थी, उसका उन्हें सपोर्ट करना पड़ा। यानी कि दे सपोर्ट, जो उनके बकाया थे आर्थिक मंदी के कारण, जो उनके रेवेन्यूज बकाया थे, ड्यूज थे, उससे वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन तो था ही, आर्थिक मंदी तो थी, आर्थिक मंदी से यानी डिप्रेशन ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था। इस मंदी से जो उनके ड्यूज थे वो उसका उन्हें सपोर्ट करना पड़ा। एज दियर कैश इनकम, जैसे कि उनकी जो कैश इनकम थी वो डिसअपियर्ड हो गई, यानी कि डिसअपियर्ड मतलब ख़त्म हो गई। दे फाउंड, उन्होंने ये देखा, इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब उन्होंने ये पाया कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू की डिमांड, रेवेन्यू जो चुकाना था गवर्नमेंट को, वो उन्हें मुश्किल पड़ा। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल, यानी कि सरकार को जो राजस्व था, सरकार को जो उन्हें टैक्स चुकाना था, कर चुकाना था, वो कर चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया।
कुल मिला के आप ये आंसर लिख सकते हैं कि द पार्टिसिपेशन द रिच peasants, either the Jat of Uttar Pradesh or Patidars of the Gujarat, joined this movement because due to the economic depression they had a lot of dues. तो किस तरीके से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा ड्यूज होने से जो पतिदास थे और जार थे, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करना ज़्यादा ठीक समझा। और देखो ना कहीं इनका स्वार्थ भी था। जो इनके ड्यूज थे, जो बकाया थे रेवेन्यू के, वो ज़्यादा थे। गवर्नमेंट को हर हाल में इन एनी हाउ दे हैड टू पे द रेवेन्यूज। और इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल, it was very impossible for these peasants to pay the revenues due to the failure of crops. जो क्रॉप्स थी वो फेलियर हो गई थी या उनको उतनी इनकम उसकी नहीं मिली थी, ज़्यादा जो प्राइजेस थे सूटेबल प्राइस उन्हें नहीं मिला। जब फसल एक तरफ बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें क्रॉप्स के प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू चुका सकते थे? हाउ कुड दे पे द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? ये पॉसिबल था कि उनके ड्यूज थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। दे वांटेड टू रिडक्शंस। और जो रेवेन्यूज था क्योंकि उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था, इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल फॉर द पीजेंट्स टू रिपे द रेवेन्यू ड्यू टू द क्रॉप्स फेलियर, आइदर द ड्यू टू द अनसेल ऑफ क्रॉप्स। जो फसल की बिक्री भी ज़्यादा नहीं हुई थी, आर्थिक पूरे देशों में पूरी दुनिया में जो मंदी छा रही थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास काम नहीं था, बैंक बंद हो गए थे, इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी। तो ये सारी सिचुएशन में कहाँ तक कोई सब्र कर सकता था? और किसान लोगों को तो क्या कहने, उनकी स्थिति को शायद हम एक इमेजिन कर सकते हैं। दे वांटेड टू रिडक्शंस। वो क्या चाहते थे बेटा? रेवेन्यू में जो रेवेन्यू था उसमें रिडक्शन कमी चाहते थे, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी आया था। ऑलरेडी आई टोल यू कि ड्यू टू द इकोनॉमिक रिसेशन इन द वर्ल्ड वाइड द रेट ऑफ द रेवेन्यू वाज वेरी हाई। और ब्रिटिशर्स डिड नॉट रिड्यूस द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द अदर पर्सन्स, तो वो रिडक्शन चाहते थे रेवेन्यू में, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ऐसा करने से इनकार कर दिया। दिस लेड टू ए वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, यानी कि एक आक्रोश, पूरे चारों ओर एक आक्रोश बना गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू तो कम करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदी जो छाई थी, उनकी फसल की उनके कीमत नहीं मिल रही थी और कईयों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इन कारण से वो रेवेन्यू कैसे चुका सकते थे, मेन क्वेश्चन था। अभी देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं 2020 की स्थिति की, आप देखिए ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है, द पीपल हैज़ नो एम्प्लॉयमेंट, सारी इंडस्ट्रियां बंद हैं। तो ऐसे में जो रेंट पे रहते हैं या जो रेंट पे दुकान चलाते हैं, वो किराया कहाँ से देंगे? यही स्थिति किसानों की हो गई थी। किसानों की जब फसल नहीं है तो ब्रिटिशर्स को वो कैसे रेवेन्यू दे सकते थे? तो उन्होंने, जो पीजेंट्स थे, दे वांटेड टू रिडक्शन इन रेवेन्यू बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डू सो। ऐसा करने से इनकार कर दिया। दिस लेड टू ए वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। एक चारों ओर एक रिसेंटमेंट हुआ। दीज रिच लैंडलॉर्ड, जो धनी जमींदार थे, पार्टिसिपेटेड किया इन्होंने इस मूवमेंट में। और बॉयकॉट प्रोग्राम में, जो बहिष्कार कार्यक्रम थे जिसमें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स के साथ साथ फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया, और इसके साथ साथ जो अदर्स एक्टिविटीज़ थी, जो स्कूल्स कॉलेजेस थे, उनको लेफ्ट किया गया। तो सिविल जो सॉल्ट टैक्स था उसके फेवर में, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट इन जो पीजेंट्स थे, जो रिच पतिदास थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि सॉल्ट टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, इन लोगों ने बहिष्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रेवेन्यू को चुकाने से मना कर दिया। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज और स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अब देखिए ना, रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज के क्या अर्थ थे? स्वराज का अर्थ उनके लिए ये था कि हाई रेवेन्यू से उन्हें छुटकारा मिले। जो संघर्ष था हाई रेवेन्यू से अगेंस्ट
छुटकारा पाना उनके लिए स्वराज था। अगर वो हाई रेवेन्यू से छुटकारा पा लेते हैं तो उनके लिए वही स्वराज था। स्वराज के मायने उनके लिए अलग थे। बट देर वर डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन तभी देखो बेटा, देखो अचानक से वो काफ़ी निराश हो गए। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल ऑफ। जस्ट मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया यानी वापस लिया गया, यानी कि ये मूवमेंट जो था हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से, द पीजेंट्स वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो दिस मूवमेंट वॉज कॉल ऑफ, ये जो मूवमेंट था वापस लिया गया, यानी कि बिना हाई रेवेन्यू रिड्यूस किए बिना, विदाउट रिड्यूसिंग द हाई रेवेन्यू द मूवमेंट वॉज कॉल ऑफ। जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, वो जिस उद्देश्य से लड़ रहे थे, वो उद्देश्य पूरा हुए बिना ही ये मूवमेंट वापस ले लिया गया 1931 में। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स यानी बीइंग रिवाइज्ड, बिना रेवेन्यू रेट्स को डिक्रीज किए बिना, बिना रिवाइज किए बिना ये मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया। व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, जब दोबारा से ये जो मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, many of them did not participated। इनमें से कई सारे जो पतिदास थे या जाट थे, किसान जो समुदाय था, उन लोगों ने इस मूवमेंट में वो शामिल नहीं हुए। तो इस तरीके से हमारा आंसर पूरा होता है कि आखिर किस वजह से। एक ही वजह थी, इसको आपने 4 पॉइंट बना के लिखना है। वजह तो एक ही थी, वो दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द हाई रेवेन्यू, दे वांटेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू रेट्स, जो रेवेन्यू की दर थी दे वांट टू डिक्रीज करना चाहते थे, क्योंकि ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द वर्ल्ड वाइड दे कुड नॉट रिपे द रेवेन्यू एंड इट वाज अ मेन प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स ऑफ यूपी और आइदर द गुजरात। इस तरीके से आपका ये आंसर पूरा होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ सॉल्ट मार्च। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट द गांधी जी स्टार्टेड अ सॉल्ट मार्च अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। वो नहीं चाहते थे कि नमक पर एक टैक्स लगाया जाए। नमक जो एक ऐसी चीज़ दो रिच और पुअर दोनों के द्वारा इक्वली कंज्यूम की जाती थी, और इसेंशियल कमोडिटी पर टैक्स लगाना कहीं से भी लीगल नहीं था। इट वॉज नॉट ए लीगल टू इम्पोज टैक्स ऑन द नेसेसिटी कमोडिटीज। तो एज लेट अस डिस्कस ऑन द सॉल्ट मार्च था, किस तरह से गांधी जी ने शुरू किया। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। ऑन जनवरी 31 1930 यानी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी रोट ए लॉन्ग लेटर, एंड आई टोल्ड यू इन ड्यूरिंग द रिविजन टाइम, ड्यूरिंग द नोट्स व्हेन आई dictate you the notes. At that time I told you that Gandhi ji wrote a very long letter to the Viceroy Irwin. At that time Irwin was a viceroy of our country. तो finally Gandhi ji wrote a very long letter, एक लंबा पत्र लिखा वाइसराय को। इरविन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेटर टू द वाइसराय, इरविन लिख देना। Communicating his discussion to start civil disobedience movement. The Gandhi ji wanted to start a civil disobedience movement in favor of the justice of people। जो लोगों के न्याय के फेवर में वो एक मूवमेंट चलाना चाह रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। तो एज वी नो दैट द गांधी जी रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर। इन दैट लॉन्ग लेटर देयर वेर 11 डिमांड्स, 11 सूत्रीय मांगे भी बोला जाता है, जिसमें मैंने कुछ 3 और 4 डिमांडें आपको बताई थी, जिसमें से टू एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स खत्म किया जाए। नंबर 2, टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो कैदी थे उस समय जेल में बंद कर दिया गया था लीडर्स को, दे वर इन जेल। टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो चौकीदारी सिस्टम्स था, जो एक उनको बेगार के रूप में अपॉइंट किया जाता था, जो बेगार था उसको एबोलिश करने के लिए कहा गया। और जो एल्कोहल थी उसको एबोलिशन करने के लिए कहा गया। जो मद्यपान नशे जो था नशा था उसके एबोलिशन के लिए कहा गया। तो इनमें
12 मार्च को महात्मा गांधी बिगेन हिज हिस्टोरिक मार्च, जो कि गांधी जी कह चुके थे कि 11 मांगों को वाइसराय इरविन के सामने रख चुके थे और ये भी कह चुके थे कि अगर ये मांगे पूरी ना की लॉर्ड इरविन ने तो डेफिनेटली वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए शुरू हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। और फाइनली ऐसा हुआ भी। क्यों याद है तो बताइए मुझे। क्योंकि बिकॉज द इरविन थॉट दैट द डिमांड ऑफ गांधी जी वॉज अनरियलिस्टिक, अनैतिक लगती थी उन्हें। आई डोंट नो कि व्हाई द ही थिंक दैट द डिमांड्स ऑफ द गांधी जी वॉज अनरियलिस्टिक। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। द गांधी जी रोड ए लॉन्ग लेटर टू लॉर्ड इरविन, बट गांधी जी ऑल्सो अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द गांधी जी वेंट टू लंदन टू डिस्कस द मैकडोनाल्ड। उसमें डॉक्टर वी आर अम्बेडकर भी वहां गए थे, अगर आपको याद होगा। तो दैट टाइम द व्हेन द गांधी जी प्रपोज्ड और ही ऑल्सो सजेस्ट कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भारत आके, क्योंकि 31 में वो वहां पे गए थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी डिमांडों को नहीं माना गया तो भारत आके दोबारा से ये मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो महात्मा गांधी बिगेन हिज हिस्टोरिक मार्च, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, अ विलेज ऑन द गुजरात सी कोस्ट। जो गुजरात सी कोस्ट में एक गांव था वहां तक गांधी जी ने 12 मार्च गांधी जी स्टार्टेड डांडी सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। 12 मार्च से शुरू कर दिया। ही वॉज ए कैंपेन बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर, जो उसके विश्वास पात्र जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। 78% गांधी जी के फॉलो करने लगे। बट एज गांधी जी एडवांस अदर ज्वाइन द पार्टी। इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी ही वॉज अकम्पेन्ड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने मूवमेंट्स में हिस्सा लिया इस मार्च में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को शुरू किया था। 12 मार्च से 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने ये साबरमती से शॉर्ट मार्च शुरू किया था 78 वॉलंटियर्स के साथ। 6 अप्रैल को यानी कि 24 दिन के बाद 240 मील की लंबी यात्रा थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल आफ्टर कंप्लीटिंग 240 माइल्स डिस्टेंस, 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी करने के बाद गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने क्या किया? सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया बाय पिकिंग अप सम सॉल्ट। उन्होंने क्या किया? समुद्र की जो सतह थी, सी वेव्स जो थी, वहां से नमक को उठाया और ऐसे उठा के हवा में छोड़ दिया। गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, गांधी जी का जो अभियान था, गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ वाज ए सिंगल टू डिसोबे द गवर्नमेंट लॉज। यानी कि जो सॉल्ट लॉ था, गांधी जी का कैंपेन था। द गांधी जी स्टार्टेड अ ह्यूज कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स to fought against the salt law and started a salt march, Dadi march we also call it, टू डिसोबे द गवर्नमेंट लॉ। और इस तरह से गांधी जी का जो अभियान था नमक कानून के विरोध में एक सिग्नल था, यानी कि एक संकेत था जिससे कि गवर्नमेंट की लॉज जो थे वो तोड़े गए। अब जहाँ पर नमक बनता होगा, जहाँ पर जैसे हमने महिलाओं का रोल भी पढ़ा बेटा कि महिलाओं का कितना इम्पोर्टेंट रोल था कि महिलाएं भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी सॉल्ट को और जगह जगह पर पिकेटिंग करने लगी लीकर शॉप की और फॉरेन गुड्स की शॉप्स की। तो इस तरीके से वो गांधी जी को सुनने के लिए आई, केम आउट फ्रॉम देयर होम टू लिसन द गांधी जी, और नेशन को सब के रूप में देखती थी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे खादी के कपड़े पहनते थे, खादी क्लोथ्स प्रेफर करते थे वो। तो हमने क्या देखा, जगह जगह पर नमक जो जहाँ उत्पादन होता था, नमक उत्पादन वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर धरने दिए गए, हड़ताल की गई वर्कर्स के द्वारा। और जहाँ पर नमक नहीं होता था वहाँ पर इस सिविल डिसोबीडियंस के दौरान उन कानूनों को तोड़ा गया जो ब्रिटिशर्स ने लागू किए थे। जो फॉरेस्ट लॉ थे, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, वहाँ पर जंगलों में जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर घुस गए
जो आदिवासी थे, आदिवासियों ने उन जंगलों में ज़बरदस्ती घुसना शुरू कर दिया, अपने जानवरों को ले जाके चराने लगे और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स लेने लगे वो अपने घरों में यूज करने के लिए, हंटिंग करने लग गए वो, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया में हंटिंग ज़्यादा, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इस तरह की जो फॉरेस्ट एक्टिविटी वो किया करते थे, वो सभी तो फॉरेस्ट लॉ के तहत रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, उनसे अधिकार छीन लिए थे। तो एक मास मूवमेंट चला था बेटा, और फाइनली क्या हुआ हम जानते ही हैं। तो आई होप यू आर राइटिंग। थैंक यू।